हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने पिछले वीडियो में बहुत हद तक देखा था कि सेबी ने बहुत बारीकी से जांच करते हुए बहुत से PACL के झूठ को पकड़ा है और आगे भी अगले पन्नों में हम एक एक करके यही सब चीज़ें पढ़ेंगे और 69 पेज तक हम पूरा कर चुके हैं। आज हम 70 पेज पढ़ेंगे और इन 69 पन्नों में हमने यही देखा कि PACL सिर्फ मूर्ख बना रही है। वो जो बातें कह रही है, एक आम आदमी जो सेबी में ज्वाइंट भी न किया हो या किसी भी अधिकार में, मैं नहीं बोलती हूँ, वो सिर्फ एक आम आदमी हो, किसी विभाग में काम नहीं करता, वो आम आदमी भी इसके झूठ को पकड़ सकता है। यानी इस प्रकार का इसने झूठ भी बोला और फिर PACL कस्टमर एसोसिएशन ने वहाँ पे उसको सपोर्ट भी किया, ये जानते हुए भी कि उसके झूठ पकड़े जा चुके हैं और इससे डायरेक्ट नुकसान निवेशकों को होगा। तो चलिए आगे और देखते हैं। इसमें सेबी अब अगले पेज में ये कह रही है कि 500 ग्राहकों की जो हमने लिस्ट देखी है, उनमें से किसी भी ग्राहक को सेल डीड नहीं जारी की गई या किसी ने भी ये नहीं कहा ग्राहक ने PACL से कि मुझे सेल डीड जारी करो। यानी ना ग्राहक संतुष्ट वो चाहता है कि इसको सेल डीड मिले, ना PACL चाहती है कि हम ग्राहक को सेल डीड दें। सेल डीड मतलब होता है विक्रय पत्र, जिससे ये साफ होता है कि PACL CIS का काम करती है और सिर्फ उसको छुपाने के लिए वो रियल एस्टेट का नाम इस्तेमाल कर रही है। और इसका जा क्या रहा था ये आज तक नहीं समझ में आया कि भाई अगर तुम CIS का काम करती हो और अगर CIS का लाइसेंस ले भी लोगी तो कौन सा घाटा लगना था, बढ़ना तो था तुम्हारा काम। जिस स्तर पर तुम पहुंच चुके थे आज PACL, अगर वो चालू होती CIS का ही लाइसेंस लेके अपने काम को आगे बढ़ाती तो आज नंबर 1 कंपनी होती है देश की। लेकिन पता नहीं क्या मिल गया इन बेशर्मों को ये सब करके। इसके अलावा जो प्रपोजल PACL अपने ग्राहकों को देती है रीपेमेंट का, कि भाई अगर आपको प्लॉट नहीं समझ में आ रहा है तो आप रीपेमेंट ले सकते हैं, यानी पैसा मांग सकते हैं हमसे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कंपनी पैसे के बदले में पैसे का ही काम कर रही है। मनी मोबिलाइजिंग स्कीम है। मनी मोबिलाइजिंग स्कीम का मतलब होता है, ये लास्ट में लिखा हुआ है मनी मोबिलाइजिंग स्कीम, यानी सिर्फ पैसे का आदान प्रदान करना। उसके बदले में यानी पैसा लिया, पैसे के बदले में पैसा दिया, बीच में ये प्लॉट या कुछ भी अन्य चीज़ें नहीं आती हैं। और तीसरे पॉइंट में यहाँ पर सेबी कह रही है कि जैसा हमने ऊपर बताया कि विक्रय पत्र नहीं दिया गया इनको, विक्रय पत्र नहीं दिया गया इसका मतलब इनको कब्जा ही नहीं दिया गया। और जब कागज़ों में साफ लिखा है कि ना विक्रय पत्र दिया ना ही कब्जा दिया, तो ज़मीनी स्तर पर जाके देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि ग्राहक को प्लॉट मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि कागज़ में लिखा ही नहीं है कि प्लॉट। जब कागज़ ही में लिखा हुआ है कि इसने पेमेंट मांगी, इसने पेमेंट मांगी, इसने पेमेंट मांगी, किसी ने प्लॉट मांगा ही नहीं, तो ज़मीनी स्तर के लिए तो कुछ PACL ने छोड़ा ही नहीं है। और ये कुछ संशोधन है जो समय समय पर PACL ने किए हैं, इसकी जानकारी दे रही है सेबी। यानी सेबी ने PACL से कुछ मांगे होंगे दस्तावेज, जिसके जवाब में PACL ने उनको एक तालिका दी, एक टेबल बना के दी, जिसमें उसने लिखा कि भाई पहले हमारी स्कीम ये थी, अब स्कीम ये है। यानी जो जो उसने समय समय पर संशोधन किए, एक टेबल बना करके PACL ने सेबी को जानकारी दी, जो पकड़ के अब उसके झूठ उस टेबल में से भी निकाल के सेबी हम तक पहुंचा रही है। तो देखिए उसमें से पहला ये है कि वर्ष 2000 में और वर्ष 2004 में PACL ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत उसने जॉइंट एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया और सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन ही लेती है अब। यानी कि इसके पहले एक ही खाता 2 से 4 लोगों के लिए भी खुल जाता था, जॉइंट में लेते थे ये लोग। अब जो है ये सिंगल में लेने लगे 2000 से 2004 में। तो जिससे ये साफ होता है कि जो भी सैंपल एप्लीकेशन इन लोगों ने 2001 और 4 की ली हुई हैं, यानी सेबी ने जो 500 ग्राहकों की सैंपल लिए हैं, कागजात लिए हैं, तो उनमें से जो कुछ ग्राहक 2001 के भी होंगे, कुछ ग्राहक 2002 के भी होंगे, कुछ 3 के होंगे, कुछ 4 के होंगे, ठीक। तो उसमें अब ये कह रही है कि जो 2004 के ग्राहक होंगे उसमें इसका मतलब दूसरे और तीसरे एप्लीकेंट का ऑप्शन ही नहीं होगा। भाई जब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक एप्लीकेंट लेंगे, एक पॉलिसी होल्डर अपन लेंगे, तो जब एक लेंगे तो यानी फॉर्म में कहीं भी दूसरा और तीसरे का ऑप्शन होगा ही नहीं, जबकि दूसरा और तीसरे का ऑप्शन 2001, 2 और 3 में होगा। यानी कि PACL ने 2004 से ये स्कीम बंद कर दी, जॉइंट वाली। सिंगल वाली स्कीम 4 से लागू हो गई। तो 4 के पहले जॉइंट वाली थी, इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा 3 एप्लीकेंट लिखने का ऑप्शन ये देती रही होगी। लेकिन यहाँ पर भी इसने झूठ बोला। यहाँ पर 2004 का फॉर्म लिया सेबी ने और कहा कि इस फॉर्म में पैरा नंबर 26 में जॉइंट एप्लीकेंट का ऑप्शन अभी भी जारी है।
यानी ये तो खुला झूठ बोल रही है। इसके बाद क्या अधिकारी इसके ऊपर बैन नहीं लगाएगा तो क्या भंगू को बिठा करके उसकी आरती उतारेगा, डानगर को बिठा करके मिठाई खिलाएगा? लो, खुशखबरी है। इसके अलावा सेबी कह रही है कि इनके फॉर्म में एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और डेथ बेनिफिट और इमरजेंसी लोन का भी ऑप्शन था, यानी कि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर आपको कुछ अलग से बोनस मिलता है उसके नॉमिनी को, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में आप अपाहिज हो जाते हैं, कोई एक आपका शरीर का अंग पूरे तरीके से आपका खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे आप विकलांग हो गए। और एक तीसरा है इसमें इमरजेंसी लोन, यानी कि जब आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी आपको लोन भी देती थी आपके निवेश के बदले में। तो ये सब चीज़ें इन्होंने 2000 से इसमें 2000 एंड 2004 लिखा है तो समझ में ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस भाषा का इन्होंने उपयोग किया है इसके अनुसार 2004 में इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। तो इसका मतलब सेबी इस चीज़ को भी पकड़ रही है, 2004 में ख़त्म किया, इसका मतलब 2001, 2 और 3 और 4 तक तो ये स्कीमें आपकी चालू थी ना। इसका मतलब ये स्कीम आपने वर्ष 2004 में ख़त्म की हैं। 2004 से पहले आप ये सब स्कीमें लोगों को देते थे, तो प्लॉट में आप ये सब स्कीमें दे क्यों रहे हैं? इसके अलावा यहाँ पर पीएसीएल ये कह रही है कि 2011 में हमने एक फॉर्म में मतलब पीएसीएल के फॉर्म में एक और संशोधन करके, एक तो उसमें ये लिखा था कि आप डेवलपमेंट अगर विकास आप करना चाहते हैं खुद ज़मीन पर तो आप उसमें टिक कर सकते हैं, और दूसरा स्टेट प्रेफरेंस यानी किस राज्य में आपको प्लॉट चाहिए वो आप खुद तय कर सकते हैं। हमने ये ऑप्शन 2011 में ग्राहकों को दिया, ऐसा पीएसीएल कह रही है सेबी से। तो इस पर सेबी कह रही है कि चलो ठीक है, मान भी लिया, तो हम 2004 और 2005 के फॉर्म ला के देखते हैं। इसका मतलब 2005 और 4 के फॉर्म में ऐसा कोई भी ऑप्शन पीएसीएल ने नहीं दिया लोगों को, यानी कि ग्राहक के पास ये अधिकार नहीं था उस समय 2011 से पहले कि वो राज्य चुन सके जहां आप उसको प्लॉट देने वाले हैं, यानी कि वो प्लॉट के लिए पैसा भी लगा रहा है और उसके पास ये भी अधिकार नहीं है कि वो आपको बताए कि मुझे किस राज्य में प्लॉट चाहिए। ये 2011 के पहले की स्थिति है, जिससे अंत में सेबी ने यही कहा कि भाई जो भी इस तालिका में इन्होंने हमको सबमिशन दिए, संशोधन करके बताया कि हमने ये संशोधन किया, वो संशोधन किया, उस संशोधन की असल वजह इन्होंने कभी हमको बताई ही नहीं। ये हो गया पेज नंबर 70, और इस 70 पेज नंबर तक ये सिर्फ मूर्ख बनाने की बात की गई थी, यानी पीएसीएल के ऊपर जब सेबी ने ये प्रश्न किए ना, उसी समय पीएसीएल को पता था कि मैं जो उत्तर दे रहा हूँ वो स्वाभाविक सी बात है, वो गलत ही साबित होने हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर मेरे ऊपर बैन ही लगेगा। और इसीलिए सारे प्रमोटरों की एक मीटिंग बिठाई गई थी, 2012 में बिठाई गई थी। पीएसीएल कस्टमर्स एसोसिएशन भी बनाई गई उसी समय कि और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और पीएसीएल में आप जमा करवाओ, क्योंकि बहुत जल्द हमारी कंपनी के ऊपर बैन लगने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक सर्कस बना चुके हैं। ये सर्कस ही है एक प्रकार का, कि क्या पीएसीएल के पास इतना दिमाग नहीं है, या पीएसीएल के वकील के पास इतना दिमाग नहीं है, या पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन के सदस्यों भैरव सिंह राजावत या उसके वकीलों के पास दिमाग नहीं है कि भाई हम किसी से पैसा ले रहे हैं और हम उसको ये नहीं बता रहे हैं कि तुमको किस राज्य में हम प्लॉट आवंटित कर रहे हैं, और प्लॉट अलॉटमेंट होने के बाद भी ये अधिकार हमारे पास है कि हम बदल सकते हैं कि प्लॉट हम तुमको कहाँ देंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में ये रियल एस्टेट का काम माना जाएगा? ये सब भड़ुओं ने जानबूझकर किया है। उनको 2011, 10, 11 और 12 में ही पूरा आइडिया हो गया था कि बहुत जल्द हमारे ऊपर बैन लगने वाला है, और ये चीज़ 2012 में ही हो जाती है। खिंचते 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 2014 हो गया, नहीं तो स्थिति ऐसी थी कि 2011-12 में ही इसके ऊपर बैन लगना तय था, क्योंकि जैसा इसके जवाब हैं, एक अंधे को भी पूरी सच्चाई दिख रही है सामने। ये सिर्फ सर्कस में एक जोकर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे बेवकूफ़ों जैसे उत्तर दे रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी, करोड़ों का टर्नओवर, और वो इस प्रकार के काम कर रही है, और आपके प्रमोटर वहाँ चुप्पी साधे बैठे हैं। यही यही इस गंदी नाली के कीड़ों की ही वजह से आज बैन लगा है। अगर 2012 की उस मीटिंग में ये लोग जब आए वहाँ से लौट कर अपने घर, अपने जूनियरों को फ़ोन करके ये लोग बताते कि कंपनी में ऐसी ऐसी बात चल रही है, बैन लगने वाला है, अब आप इस कंपनी में आगे काम मत करो, जितना पिछला काम किए हो वो सब निकालो यहाँ से, तो आज ये स्थिति आती नहीं। ये सब इन गद्दार, इन भड़वे, इन हरामखोर, इन मादरचोदों की वजह से हुआ है, जो उस 2012 की मीटिंग में वहाँ पर थे शामिल। चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।